क्या होता है, सही में एक होते हैं ना, गलत में अनेक होते हैं। गलत होगा तो बड़ी वैरायटी, और अगर सीक्वेंस चेंज भी कर देंगे तो भी अगर सही बात है तो यही रहेगी। सही वैरायटी अभी तो सब जगह जो है सही हो जाएगा। आशय तो यही है, वो जो पहले दिन है कि हर व्यक्ति सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, हर व्यक्ति सही समझ सकता है। अभी उसका रियलाइजेशन तो आपको नहीं लगा होगा कि आपने हर व्यक्ति जो ध्यान देगा तो सही को अपने में डाल सकता है, स्वीकार सकता है, सही को समझ सकता है, और जैसे जैसे समझ में आने लगता है वैसे वैसे आपका सारा विचार उसके लिए चलने लगता है। उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जितना जितना विचार करने लगता है उतना उतना व्यवहार कार्य में दिखने लगता है। ये सब जो है बहुत नेचुरल प्रोसेस है। अभी तक कंडीशनिंग के आधार पर जीते हैं, इसलिए उसके रास्ते चलने में बहुत मेहनत करनी है। सहज स्वीकृति के आधार पर चलने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, वो बहुत सुखद है, सुखकारी है। तो पूरा प्रोसेस ही सुख देने वाला है। मुझे मेहनत करना पड़ता था ना, वो ज्यादा मेहनत इसलिए होती है क्योंकि वो प्री कंडीशनिंग से चल रहे हैं और वो अपने को सहज स्वीकार है। जो सहज स्वीकार नहीं है उसको करना तो जो सहज स्वीकार है उसको करने में कोई श्रम लगाना नहीं। तो श्रम और विश्राम का मतलब यही है। श्रम का मतलब है जो हमको सहज स्वीकार नहीं है उसका विचार करके ही हम दुखी होते हैं, इसलिए श्रम करते हैं। उसका व्यवहार करके भी दुखी होते हैं, उसका कार्य करके भी दुखी होते हैं, इसलिए इसमें श्रम करते हैं। जैसा हमको होना सहज स्वीकार वैसा होते हैं तो विश्राम की स्थिति में रहते हैं। विश्राम का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करते। विश्राम का मतलब है जो सहज स्वीकार है वैसा हम जी रहे हैं। तो समाधान की स्थिति में रहते हैं तो विश्राम करें। ऐसी स्थिति में लोग पहले से कम काम करने लगेंगे, अधिक करने लगेंगे, क्या लगता है? सार्थक करने लगेंगे और सार्थक में आप सकते थे। तो हमेशा जो है सार्थकता के लिए आप क्रियाशील रहते हैं, कम से कम विचार के स्तर पर तो हमेशा क्रियाशील होते हैं। विचार में कोई थकना नहीं होता। व्यवहार कार्य करते हैं तो शरीर से जो काम ले रहे हैं उसमें तो थकना होगा, क्योंकि शरीर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, टेम्पररी है, सामयिक है, इसलिए शरीर थकता है। आपकी कल्पनाशीलता नहीं, वो तो विश्राम में रहते। तो सोचना कोई खास काम आप कर रहे हैं फिर ऐसा नहीं लगता, अलग से कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं लगता। सोचना तो होता ही, अभी भी होता है ना। अभी तो क्या अच्छा भी होता है, इसलिए बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। अरे सर साइकोलॉजी हमारे बिहेवियर में कितना रोल प्ले करती है? अरे अभी तो साइकोलॉजी की सब बात हो चुकी है। साइकोलॉजी तो चल रहा है पहले तुमसे। साइकोलॉजी का मतलब अभी कहते हैं मनोविज्ञान। मन का बहुत स्पष्ट रूप से पता नहीं रहता है। अभी मन का मतलब है चयनाशय।
ये जो चयन आस्वादन है वो मन। और पूरे को अगर देखेंगे तो इच्छा विचार आता, तीनों मिलाकर चल रहा है ना। अभी उसको मानस कहते हैं। ठीक है, अभी मानसिकता का अध्ययन करने जाते हैं आप, है ना। और ये सब संस्कार जो है आपका, वो अगर प्री कंडीशनिंग से तय हो रहा है, सेंसेशन से तय हो रहा है, तो क्या अध्ययन करेंगे आप इसमें? जैसा प्री कंडीशनिंग होगा, जैसा सेंसेशन का इनपुट होगा, वैसे उसका मानस होगा। तो सबका मानस अलग अलग दिखाई पड़ता है। इसलिए आपके पास कोई फाउंडेशन ही नहीं है साइकोलॉजी का अध्ययन करने का। ठीक है, अभी जो यहाँ बात हो रही है तो साइकोलॉजी का फाउंडेशन क्या है, उस पर बात हो रही है। तो ये जो सहज स्वीकृति की बात हुई, ये जो रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग की बात हुई है ना, वो उसका फाउंडेशन है। एक बार फाउंडेशन फिक्स हो गया, फिर इच्छा विचार आशा के बारे में बात कर सकते हैं। फिर इच्छा विचार आशा इसी के लिए होगी, है ना, तब निश्चित होगी। ठीक है ना, इच्छा विचार आशा निश्चित होगा तो व्यवहार कार्य निश्चित, तो आचरण निश्चित। इसलिए 4 आयाम जो बताए, एक तो अनुभव का, तो सही हमको दिख जाए, समझ में आ जाए, है ना, या हमको सहज स्वीकार है, ये स्पष्ट हो जाए, एक भाग है। फिर उसके अर्थ में विचार चलने लगे, है ना, इच्छा विचार आशा होने लगे, कल्पनाशीलता चलने लगे, ये दूसरा भाग है। फिर उसके आधार पर मनुष्य के साथ व्यवहार होने लगे और शेष प्रकृति के साथ कार्य होने लगे, तीसरा और चौथा आयाम। ठीक है ना, तो क्या प्रभाव पड़ता है अगर पूछे साइकोलॉजी का, ठीक से समझते हैं तो व्यवहार कार्य तो वही करते हैं जो हमारे विचार आशा में आता है। इच्छा विचार आशा में क्या आता है, इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता था, अब वो समझ में आता है। 3 पॉसिबल सोर्स हैं, रिकंडीशनिंग से आ रहा हो, सेंसेशन से आ रहा हो, से आ रहा हो। तो ये मेटा साइकोलॉजी है। हमारी साइकोलॉजी कैसे तय होती है, उसके बारे में अध्ययन होता है। तो क्रिमिनोलॉजी में जो शोध हुए उसमें से कुछ ही निष्कर्ष निकल के आया कि कुछ हार्डकोर क्रिमिनल्स दे आर बॉर्न क्रिमिनल, और उनको चेंज नहीं किया जा सकता कभी भी, कितने भी प्रयास कर लिए जाए। ऐसा मतलब ऐसे प्रयास किए भी गए, उनके शोध प्रयास भी किए गए और शोध भी किए गए, और यही हुआ कि उनको चेंज नहीं किया जा सकता। देखिए, इसका 2 कारण हो सकता है, एक तो उनमें चेंज नहीं हो सकता और दूसरा चेंज करने के वाले की हालत ठीक नहीं। एक चीज और कि दे गेट प्लेजर आउट ऑफ द क्राइम दे कमिट। देखिए, ऐसा बहुत सारी मान्यता है। That's again over there ना, कॉम्पिटेंसी नहीं है समझने की कि सुख कैसे मिलेगा, तो सब कुछ करके देख लिया तो एक मॉडल भी करके देख लिया वो भी, और जो उसको ठीक करने वाले हैं उनके खुद के कॉम्पिटेंस लेवल का क्या हालत है। देखिए, अभी जैसे जितनी बातें अभी 5-6 दिनों में हो रही है ना, उसका एक बिल्कुल डेफिनेट सीक्वेंस है ना। एक एक चीज पर आपका ध्यान गया, आपने उसको जांचा, परखा, समझा, अब जो बात कही जा रही है आपको समझ में आती है। ठीक है ना, अभी अगर इस सीक्वेंस में सारी बात रखी गई है और आपने उसको अपने में जांच परख किया, समझा है, अगर वो बीच से कुछ गायब करते तो क्या समझ में आएगा? तो समझ में नहीं आता। वैसे ये जो आदमी है बहुत हार्डकोर क्रिमिनल जिनको हम कह रहे हैं, इनकी वो जो नेचुरल एक्सेप्टेंस वाला मुद्दा है ना, सहज स्वीकृति वाला जो मुद्दा है, उसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि जो ठीक करने वाला उसी को पता नहीं करता। जो बात करने वाला है उसी को पता नहीं है वो क्या ठीक करना है। वो उसके बिहेवियर को ठीक करने वाला है। उन्होंने विलासपुर जेल में प्रयोग किया,
उसने भी 3 से 5 मर्डर किए हुए थे, उनके साथ इस काम को शुरू किया। तो ये 25 ऐसे लोग थे जिनको वहाँ पे अक्टूबर नाम की जगह होती है जहाँ पे पनिश किया जाता है ना, जो लोग बहुत वायलेंट एक्शन करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, उनको आप जाकर बहुत सीवियर पनिशमेंट देते हैं। तो इनमें से 25 में से कोई ना कोई आदमी वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि इनके सारे स्टाइल ऐसे थे। तो जब ये शिविर शुरू हुआ उसके 5वें दिन उसमें से एक कैदी में उसका नाम था गणेश राम। तो शाम को हम लोग शेयरिंग करते थे कि क्या हो रहा है। तो गणेश राम ने अपने शेयरिंग में बताया कि आज मेरे साथ एक घटना घटी कि मैं रोज सुबह पानी जब लेने जाता हूँ, लाइन में लगकर पानी लेना पड़ता है, 1-2 टैप है उसी पे लाइन में लगाता है अपनी बाल्टी और पानी लेता है। तो उसकी स्टाइल ये थी कि वो अपनी बाल्टी को ऐसे घुमाता हुआ जाता था, जिसके साथ में लग गया इसकी प्रॉब्लम है। तो वो अपना चक्कर जैसा घुमाते हुए जाकर सबसे पहले बाल्टी रख देता था, पानी लेके आ जाता था। ये इसका नॉर्मल प्रोसीजर है। अब इसमें किसी का सर बीच में आ गया तो उसको अब तक पहुंचना ही पड़ेगा ऐसे। तो कह रहा है कि आज मेरे साथ ये बस हुआ, मैं जब मैं गया पानी लेने तो मैंने लास्ट में जाकर बाल्टी रखी, तो लोग कहने लगे अरे आप पहले ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं। तो एक ने कहा कि नहीं आपको देर हो जाएगी। तो कह रहा क्या हुआ, तब तक तुमसे बात कर लेंगे। अब क्या है, वो कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि इससे बात करना भी एक काम है ना, ये जिम्मेदारी का काम है, इसके साथ व्यवहार करना, प्यार करना है ना, इसके साथ बात करना ये भी एक काम है। उस पहले हमको लगता था कि टाइम वेस्ट हो रहा है ना, ये लाइन में खड़े होकर टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति से बात करना, जो भी हमारे साथ खड़ा है, सामने खड़ा है, उससे चर्चा करना, बात करना, ये भी व्यवहार का एक पक्ष है ना। तो मैं खड़ा हो गया, जो लाइन से आया, सीक्वेंस से पानी लिया है ना, ऐसे अभी ये इतना दिखने लगेगा हमको कि व्यवहार भी एक पक्ष, ठीक है ना। तो 2 चीज दिखती है, एक तो वो आउट ऑफ वे जाकर ले रहे हैं हम और ये सब घुमाते हुए जा रहे हैं, किसी को चोट लग सकती है, ये सब गलत व्यवहार है, ये भी समझ में आता है ना। दूसरा उससे चर्चा कर सकते हैं, मैत्रीपूर्वक बात कर सकते हैं, ये सही व्यवहार है। ऐसे भी समय का क्या सदुपयोग कर लेते हैं, वो पानी लेके पहले चला गया है ना और नहा लिया, उसके बाद क्या करेगा, झगड़ा ही करेगा। उस समय का भी बचा के भी क्या करना है। तो ये जितने भी हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनके साथ भी जो है यही होने वाला है। अगर सही समझ में आने लगे तो सही जीने लगेंगे। अभी देखिए हम सब लोग भी क्या करते हैं, जिस चीज को सही माने रहते हैं उसको करते हैं, है ना। जो कल गिरी जी कह रहे थे कि अब हम कैसे मार्केटिंग पढ़ा सकते हैं, ये भी पढ़ाएं वो भी पढ़ाएं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब निकला कि गिरी जी को लग रहा है कि वो ठीक नहीं था, लेकिन अभी तक उसको ठीक माने हुए थे, पढ़ा रहे थे। तो समझ में तो आ जाएगा, समझ में आएगा तो सही जीना चाहता ही, सही समझ में आएगा तो सही जिए। क्वेश्चन है, क्या वास्तव में कोई व्यक्ति बॉर्न क्रिमिनल हो सकता है? होता ही नहीं है। देखिए हर बच्चे को देखिए बिल्कुल इनोसेंसी के साथ शुरू करता है। तो अभी अगर आप उसको सही समझने और सही जीने का अवसर प्रदान कर दें तो वो सही जीने लगेगा। देखिए आदमी अपराध को बहुत बाध्यता बस करता है। ये जितने भी क्रिमिनल्स आपको दिखते हैं ना, उनकी अगर हिस्ट्री आप पढ़िए तो बहुत बाध्यताएं के साथ उसने क्राइम करना शुरू किया। फूलन देवी के बारे में पढ़े थे ना,
तो बहुत बाध्यता के साथ पूनम देवी ने अपराध करना शुरू किया। ठीक, तो दो काम करते हैं। एक तो यहां तक पहुंचने के बाद वापस लौट कर देखें तो पूरा पिक्चर कैसा दिखता है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा, अगर ये बात समझ में आ जाती है तो अभी तक जितनी भी बातें की हम लोगों ने ना, वो सब इसका ही रिफ्लेक्शन था। इस बात को ठीक से देख लेते हैं। तो ऐसा देखने में पूरी बात समाप्त हो जाएगी। तो पहला काम कर लेते हैं पहले कि पूरी बात को समझने पर है ना, एक तो ये देखें, पूरा अस्तित्व को देखें, पूरे एग्जिस्टेंस को देखें, है ना? तो कोएग्जिस्टेंस के फॉर्म में, और ये कोएग्जिस्टेंस जो है स्पेस और स्पेस में सबमर्ज यूनिट्स के रूप में है। ठीक है? तो शून्य है, शून्य में संतृप्त इकाइयां, इस रूप में पूरा। ठीक है? Existence is equal to coexistence equal to unit submerged in space. ये जो यूनिट्स हैं उसी को नेचर का है, कलेक्शन ऑफ यूनिट्स को नेचर का है। कुछ नया नहीं कह रहा हूँ, जो भी बात अभी हुई है उसी को फिर से रिड्रॉ कर दे रहा हूँ, है ना? तो पूरे एग्जिस्टेंस का पिक्चर क्लियर हो जाए तो साथ में ये यूनिट्स को एक्सपेंड करते हैं। इससे पहले यूनिट्स के बारे में थोड़ी सी बात ले लेते हैं। एक तो यूनिट्स आर लिमिटेड इन साइज, स्पेस का यूनिट।
space is unlimited. Units are activity. This is no activity. तो एग्जिस्टेंस को देखेंगे तो दो बेसिक रियलिटी है. वन इज स्पेस, द अदर इज यूनिट्स. यूनिट्स आर लिमिटेड इन साइज, स्पेस इज अनलिमिटेड. यूनिट्स आर एक्टिविटी, स्पेस इज नो एक्टिविटी. तो एक क्रियाशील है, एक क्रियाशील है. Are you purposefully saying units are activity instead of saying units have activity? वही अभी आर एक्टिविटी कहने का मतलब एक्टिविटी के फॉर्म में ही है यूनिट. Recognition. एक्टिविटी के फॉर्म में ही है. कोई भी यूनिट जो है वो एक्टिविटी ही है. हैव एक्टिविटी कहने का मतलब उससे अधिक भी कुछ अन्यथा कुछ होता है. एक्टिविटी है. एक्टिविटी को ही आप उसका कुछ फॉर्म देखते हैं, उसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं. तो recognize करते हैं कि unit है. So, जनरली जब हम जैसे बनाते हैं डायग्राम्स तो हम बोलते हैं कि अगर स्पेस के अंदर यूनिट आ रहा है तो हम स्पेस को ऊपर लिखेंगे, यूनिट को नीचे लिखेंगे. आपने किस रीजन से इन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे रखा? वो इसलिए रखा है क्योंकि इसको डिस्क्राइब करना है फर्दर. अदरवाइज अगर हम ऐसे नीचे मतलब स्पेस के नीचे स्पेस के अंदर रख दें यूनिट को तो कॉन्सेप्ट वो भी सही है या कुछ रीजन है जिसकी? बेसिकली तो स्पेस ऑल प्रोवाइडिंग है. तो स्पेस के लिए कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते. कुछ भी ड्रॉ करेंगे है ना वो लिमिटेड होगा है. तो सिर्फ यूनिट से ड्रॉ कर सकते हैं. तो U1 U2 ऐसा है ना. बाकी तो स्पेस प्रिसाइजली जो आप देखेंगे तो उसका मतलब ये निकलेगा ना. क्योंकि अगर आप कहेंगे कि ये स्पेस है ना और इसमें यूनिट्स है, ये डबल हो गया क्योंकि बाउंड्री तो है नहीं स्पेस का. अच्छा ठीक है. ये बहुत मुश्किल. देखिए अच्छी बात यह है कि हम अभी आपके सबकी समझने की क्षमता है ना. समझने की जो क्षमता है वो लिखने पढ़ने से बहुत अधिक है. ये जो कहते हैं ना शब्दों से नहीं बताया जा सकता, शब्दों से पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, शब्दों से इंगित तो किया जा सकता. वो हमारी आपकी समझने की क्षमता है जिसके आधार पर हम समझ सकते. तो अनलिमिटेड जब हम कहते हैं तो अनलिमिटेड को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते है ना. ब्लैक बोर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन आप समझ सकते. ये जो हमारी स्थिति है होगा लेकिन वो क्योंकि तो उसको इसका मतलब ऐसा ड्रॉ करेंगे. स्पेस तो है ना. तो हम लिखते हैं स्पेस. देखिए वर्ड्स को है ना अगर हम सदुपयोग उसको समझते हैं ठीक से, उसका उपयोग तो ठीक से उपयोग कर सकते हैं. वो बाधक नहीं है, सहयोगी है. नहीं समझते हैं उसका उपयोग, ठीक है. हमको लगता है वर्ड्स ही रियलिटी है, तब प्रॉब्लम है. तो रियलिटी को समझना है, वर्ड्स उसके लिए रिप्रेजेंटेशन. तो रिप्रेजेंटेशन को यूज भी करते हैं, ट्रांसलेट भी करते हैं. नहीं आप कोई व्हीकल यूज करते हैं, जब जहां पहुंचना है पहुंच गए तो व्हीकल को छोड़ देते हैं ना. ऐसा नहीं उसमें चिपके रहते हैं. अगर चिपकते हैं तो फिर नहीं पहुंच सकते. ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि स्पेस अपने आप में इनएक्टिव है लेकिन उस स्पेस के अंदर जो यूनिट्स हैं वो एक्टिव है. ऐसे भी कहा जा सकता है. ये स्पेस अपने आप में अनलिमिटेड है लेकिन उसके अंदर जो यूनिट्स हैं अलग अलग, वो यूनिट जो है ना वो लिमिट, उनका साइज लिमिटेड है. वही कह रहे हैं अनलिमिटेड है. स्पेस इज अनलिमिटेड, यूनिट्स आर लिमिटेड स्पेस. यूनिट्स को जब एक्सपैंड करते हैं ना तो दो तरह की यूनिट्स.
One is material unit. The other is consciousness. तो जड़ इकाइयां हैं और चैतन्य। ठीक है, जब ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी कर रहे थे तो ये पता लगा कि ह्यूमन बीइंग का कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ, आई एंड बॉडी। आई इज ए कॉन्शियसनेस यूनिट, बॉडी इज ए मटेरियल यूनिट। तो जब यूनिट्स की बात करते हैं तो दो तरह के यूनिट्स, मटेरियल यूनिट्स एंड कॉन्शियसनेस यूनिट्स। मटेरियल यूनिट्स में एक ही प्रकार है, सेल्फ, आई। जड़ यूनिट के जब देखने जाते हैं तो दो तरह के दिखाई पड़ते हैं। एक है फिजिकल ऑर्डर, दूसरा है प्राणिक ऑर्डर। तो जड़ यूनिट में पदार्थ अवस्था भी आती है और प्राण अवस्था। पदार्थ अवस्था की बात किए, ये भी मटेरियल में आएगा, जड़ में। प्राण अवस्था भी मटेरियल में आएगा। एनिमल और जीव की जब बात करेंगे तो कॉन्शियसनेस और मटेरियल के कोएग्जिस्टेंस के रूप में। फिजिकल ऑर्डर को एक्सपैंड करते हैं तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको नाम दिए हैं एटम, परमाणु। सबसे छोटा यूनिट। परमाणु का मतलब सबसे छोटा यूनिट है ना, प्रमुख यूनिट। गठनशील इसलिए लिखा है कि उसके गठन में परिवर्तन होता रहता है। एक तरह के परमाणु से दूसरे तरह का परमाणु बन सकता है। जैसे तो यूनिट सारे ये सारा जो फिजन रिएक्शन है, क्या बनता है? फ्यूजन और फ्यूजन बनता है ना, गोल्ड आइटम से आप बनाते हैं। क्या बनता है? फ्यूजन और यूरेनियम में न्यूट्रॉन की कंपार्टमेंट करके यूरेनियम से न्यूट्रॉन की कंपार्टमेंट करके ये सूरज में जितना हीट पैदा हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दो हाइड्रोजन आइटम मिलकर एक हीलियम आइटम बन जाते हैं और उस प्रोसेस में जितना हीट रिलीज होता है। और फिर सन के अंदर भी तो हीलियम एटम से हाइड्रोजन बनती है, हाइड्रोजन आइटम से हीलियम आइटम बनती है। हाइड्रोजन से हीलियम, सॉरी। सारा जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसका मॉलिक्यूल चेंज न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब ही यह है ना कि एटम में चेंज हो रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज होता है तभी लार्ज स्केल पर एनर्जी जो है एक्साइटमेंट रिलीज होता है। जब तक मॉलिक्यूल में चेंज होता है तब तक कोई लार्ज स्केल का नहीं होता। तो न्यूक्लियर बम, एटम बम का मतलब यही है कि एटम को ब्रेक कर रहे हैं, है ना। ठीक, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम। सर गठनशील का मतलब ऑर्गेनाइज हो गया। फिर मॉलिक्यूल्स,
है ना, अणु। तो परमाणु फिर अणु, कई अणु जो है, परमाणु जो है एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्टेंस में रहते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं, उसको अणु का लार्जर स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, मॉलिक्यूल। क्या पूछ रहे थे? गठनशील का मतलब क्या होता है? गठनशील का गठन मतलब चेंजेबल स्ट्रक्चर, हाँ, गठन का मतलब तो शील का मतलब इन द प्रोसेस, तो चेंज हो सकता है, उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो सकता है, तो का गठन। फिर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्टेंस में, है ना, एक दूसरे के साथ संबंध को पहचान रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, इससे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है, अणुरचना। ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसका दो भाग कर सकते हैं, है ना? एक को कहा लम्प, है ना, अणुरचित पिंड। लम्प ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अभी कोई भी चीज आप देखते हैं, सामान्यतः एक लोहा को देखते हैं, या चूने का पत्थर आप देखते हैं ना, तो चूने का पत्थर का जो अणुरचना है ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो बहुत सारा एक साथ जमा हो गया, पिंड है, वो अणु से रचित पिंड है, उसको कहा है लम्प ऑफ मास। एक दूसरा है जिसको रस कहते हैं, फ्लूइड। इसको रस को अलग कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि ये आगे जो प्राण अवस्था है उसके पोषण में काम आता है, जो प्राणिक ऑर्डर है उसके पोषण में काम आता है। जैसे वाटर, ये प्राणिक ऑर्डर के पोषण में काम आता है। बहुत सारे अम्ल हैं, बहुत सारे क्षार हैं, एसिड्स एंड बेसिस विच आर यूज्ड फॉर नर्चरिंग ऑफ द प्राणिक ऑर्डर। जैसे एमिनो एसिड्स हैं बहुत सारे, वो सब उसके नर्चर होने के लिए काम में आते हैं, इसलिए उसको एक अलग कैटेगरी में रखें। इसी को और आगे देखेंगे तो प्लैनेट्स, ये लंप ऑफ मास जो है, और बड़े स्केल में देखते हैं तो पहाड़, है ना, नदी और सब मिला के धरती, एक एरिया ये फिजिकल ऑर्डर का पूरा सीक्वेंस, और उसके बारे में देखेंगे तो उसमें ये सब दिखाई पड़ता है। फिर प्राणिक ऑर्डर है, प्राणिक ऑर्डर में अगर देखेंगे the smallest in the cell, प्राणी कोशिका, ये आगे इवॉल्व होकर ट्रीज एंड प्लांट्स, पेड़ पौधे, और इवॉल्व होकर एनिमल बॉडी, मानव शरीर।
ठीक, ये सब जो है प्राणावस्था सर, एक कहते हैं। क्वेश्चन हाँ, सर, जो प्राणिक ऑर्डर है जिसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, सारे सिस्टम हो रहे हैं, जब प्लांट हो एनिमल, तो उसको मटेरियल में कैसे रख सकते हैं? मटेरियल मीन्स नॉन लिविंग ना? मटेरियल का मतलब जिसमें पहचानना निर्वाह करना होता इसमें है। ये अगर इसको स्टडी करें ना, इसमें दो चीजें, एक तो जो कंटिन्यूअस है उसको कॉन्शियसनेस का है, जो टेम्पररी है उसको मटेरियल का है। दूसरा, इसमें सिर्फ रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट होता है, वो मटेरियल है। जिसमें नोइंग एज्यूमिंग के साथ रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट होता है, वो कॉन्शियसनेस है। आर योर बॉडी में डिफरेंस है? सर, कैसे ये वाला है सेकंड, इसमें प्राणिक है तो इसमें रेस्पिरेशन भी हो रहा है, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन। रेस्पिरेशन में जानना मानना तो नहीं होता है ना, बोला जानने मानने का काम तो सिर्फ आई में हो रहा है। नहीं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो मटेरियल है ना, इसका दो पहचान है। एक तो जो चीज छोड़ देते हैं ना, फिर वो फिर लिखना ही पड़ता है। Recognizing and fulfilling. ठीक है, ये जितना भी सामयिक है, सब जड़ है। जो चैतन्य है उसकी आवश्यकता क्रिया सब निरंतर है। इसमें सिर्फ पहचानना निर्वाह करना होगा। इसमें जानना मानना के साथ पहचानना निर्वाह करना होगा। देखिए, बहुत सारे नोशन को भी ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम क्या मान लिए हैं, ये जो ग्रोथ और रेस्पिरेशन है उसको सजीव मान लिए, ठीक है ना। चैतन्य नहीं है वो। चैतन्य का मतलब तो उसमें जानना मानना। अगर जानना मानना होता है तो चैतन्य, नहीं जानना मानना होता है तो ग्रोथ है, उसमें रेस्पिरेशन है, चैतन्य नहीं। इसलिए जो फीलिंग का मुद्दा है ना, वो नहीं। अंडरस्टैंडिंग का जो मुद्दा है वो नहीं। जानना मतलब अंडरस्टैंडिंग का मुद्दा, मानना मतलब फीलिंग। ये दोनों मुद्दे जड़ में है नहीं, प्राणिक ऑर्डर में नहीं है, इसीलिए उसको मटेरियल का। इसमें एनिमल बॉडी भी आता है, ह्यूमन बॉडी भी आता है। एनिमल बॉडी में भी, ह्यूमन बॉडी में भी सिर्फ पहचानना निर्वाह करना हो रहा है। तो बात की एक एक्सटेंसिव। तो आपका शरीर जो है वो पेड़ पौधे के जैसा, वो सुई चुभेंगे, सुई अगर आपके त्वचा से ऐसे पीछे हार्ड होगी तो अंदर जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। लेकिन आप उस सुई चुभने वाले के साथ कॉपरेट करेंगे या विरोध करेंगे, वो तो आपके मानना पर निर्भर है ना। आप कॉपरेट करते करते अगर कहीं से सूचना मिल गई कि डॉक्टर जो है आपके विरोधी ने भेजा है ना, आप तुरंत पूछोगे, कुछ जो है बेड से पीछे आ जाएंगे। सुई का डायरेक्शन बदल जाएगा। आप आराम से बिस्तर पर लेटे है ना, किसी ने कहा आग लग गई, आप तुरंत कूद के बाहर है, बिस्तर वही है। अभी आपका पहचाना निर्वाह करना बदल गया। अभी लग रहा था कि बिस्तर आराम देगा, अब लग रहा है कि अगर बिस्तर में लेटे रहे तो काम हो जाएगा। इसीलिए देखिए, पेड़ पौधे के साथ आप कितनी भी मेहनत करिए, उसका पहचाना निर्वाह करना नहीं बदलता। पशु के साथ मेहनत करेंगे तो एक बार बदल सकता है ना। जैसे कुत्ता है, कुत्ते को आप पालतू बनाते हैं, वो बना ही इसलिए पाते हैं क्योंकि उसमें मानना है,
पेड़ को पालतू नहीं बना सकते। ये जो आप प्रयास करते रहते हैं, कुत्ता एक समय के बाद आपको बाकी से कुछ अलग मान लेता है, रोटी देने के बेसिस पर, चाहे कोई भी बेसिस हो। At one point of time, it is able to identify or accept you as something different from other human being. इसलिए अब आप लात मारते हैं तो भी वो कोई चिल्लाता है, दूसरा बगल से गुजर रहा तो भी काट खाता है। उसका पहचानना निर्वाह करना अब मानना पे निर्भर हो गया है, ठीक है ना। ये ट्रेनिंग आप कुत्ते को दे सकते हैं, पेड़ को नहीं दे सकते। ये तो बहुत कॉन्क्रीट चीजें है ना, ठीक से देखेंगे तो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे संगीत हमें अच्छा लगता है और जब नेचुरल एक्सेप्टेबल संगीत होता है तो हम उसी लहर में चलने लगते हैं, अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर आता है। कर्नाटका में एक सर्टेन पार्ट ऑफ लैंड पे एक्सपेरिमेंट हुआ, उस पे कुछ पेड़ पौधे लगाए गए और वहाँ पे संगीत चलाया गया। 1 महीने 1.5 महीने तक संगीत चलाया गया और सेम कंडीशन, सेम थिंग विदाउट संगीत वॉज गोइंग ऑन पैरेलली। तो जहाँ पे संगीत चलाया गया वे पेड़ पौधे बहुत ही तेजी से एंड दे वर ग्रोन अप इन अ मोर ग्रीनर वे। तो ये कैसे संगीत समझते हैं पेड़ पौधे, या ये बात सही है या गलत है? देखिए, संगीत एक फिजिकल इनपुट है ना, संगीत इज ए साउंड, इट इज ऑल्सो ए फिजिकल इनपुट, वाइब्रेशनल इनपुट है, उसका तो पहचाना निर्वाह करना होगा ही। सर इसका साइंटिफिक लॉजिक भी है। संगीत में, म्यूजिक में जो वाइब्रेशन निकली थी, सब सही कह रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था और वहाँ के जो प्लांट्स थे बहुत अच्छी उसमें ग्रोथ देखी गई। उसका जो लॉजिक साइंटिस्ट ने दिया वो ये दिया कि म्यूजिक से जो वाइब्रेशन निकली थी, उस वाइब्रेशन से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी और जो सॉइल की नाइट्रोजन थी, प्लांट्स ने ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करी। जितनी ज्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेंगे उस प्लांट को उतना ज्यादा प्रोटीन बनेगा, तो इस वजह से उन प्लांट्स में ज्यादा ग्रोथ देखी। उसका सार ये हुआ कि वो फिजिकल इनपुट है ना, वाइब्रेशन जो है एक फिजिकल इनपुट है, ठीक है, इसलिए उसका पहचाना निर्वाह करना होगा। सही है, बिना अब जैसा चीजों को मैं ज्यादा वो नहीं करता हूँ, छेड़ता नहीं हूँ, तो क्या उज्जैन में जो है एक ऐसे वर्कशॉप चल रहा है, तो और एक दिन का वर्कशॉप और उज्जैन के विद्वानों की मैं कहाँ? हाँ इंदौर के पास। बहुत विद्वान माने जाते हैं, विद्वानों के लिए वस्तु का आधार हैं। वस्तु का आधार तो विद्वान में जाते हैं। तो उन्होंने वो कुछ ऐसी चर्चा चलती रही, तो उन्होंने संगीत के बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि संगीत का शब्द का 2 भाग, एक भाग ठीक है फिजिकल भाग है, साउंड वाइब्रेशन, दूसरा उसमें कुछ ऑर्डर है, कुछ हार्मनी है या उसका कुछ मीनिंग है। तो ये जो हार्मनी वाला भाग या मीनिंग वाला भाग को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो माइक के लिए काम आता है। जो फिजिकल इनपुट है वो यूजुअली काम आता है। ऐसा एक तो सिंपल एनालिसिस है। खैर बात होती रहे, उस पर जो है किसी ने ये कहा कि अरे आपको पता है ना, पशुओं को भी जो है पंद्य संगीत का असर पड़ता है। पहले तो संगीत की कुछ महिमा बता रहे थे, ये भी फिर उन्होंने कहा कि आपको पता है पशुओं को भी पंद्य संगीत का असर पड़ता है। तो मैंने कहा मैं भी यही कह रहा हूँ। फिर वो काफी नाराज हो गए। मैं लंप और फ्लूइड के बीच में अटकी हुई हूँ। आई एम नॉट वेरी क्लियर ऑन लंप एंड फ्लूइड कॉन्सेप्ट। रस हाँ, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर से जो रचना और होती है आगे, या तो वो लंप होती है या फिर वो फ्लूइड होती है।
इस फ्लूइड में आप वाटर को डालेंगे क्या? You will accept water. और जो lump, so solid and liquid is what you want to say? No. There are certain set of liquids which are used for the nurturing of the pranic order. Nurturing of the plant, nurturing of the animal body, the human body, the cells. उनको रस क्या है? जैसे बहुत सारे एक तो वाटर है, हाँ, फिर बहुत सारे एमिनो एसिड्स हैं, या बहुत सारे बेस हैं ऐसे, हाँ, वो सब उसके काम में आते हैं. हाँ. इसलिए उसको एक कैटेगरी बना दिया, जस्ट टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज वन सेट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स which connects to this order. So I see the point that this will help into the pranic order being born and coming to existence. But जब ये lump और जो पिंड है ये plants पे पहुंचता है, तो सॉरी planets पे पहुंचता है, तो planets में तो ये दोनों constitute होते हैं ना. A planet in itself, whichever planet we want to look at, would most probably, or let's say Earth that we know best about, would have the lump as well as the fluid available. Amino acids से ही तो cellular growth हुई and hence our body. उसी को कनेक्ट करने के हिसाब से अलग रखा था इसको. अदरवाइज दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस. अच्छा. So when you look at the earth, for example, this both these things are there. With this, the possibility of cells emerge, right? The possibility of cells, then this emerges and so on. So higher structures evolve out of it. तो ये मेटीरियल वर्ल्ड का है ना. हाँ, एक तो फिजिकल ऑर्डर, एक प्राणिक ऑर्डर. फिर ये जो प्राणिक ऑर्डर है, so the coexistence of animal body and eye is equal to animals and birds. तो ये एनिमल ऑर्डर हुआ. Similarly, the coexistence of eye and the body, right? Human body is equal to human being. So this is human order. ठीक है, ये पूरे एग्जिस्टेंस का फीचर है. ये अस्तित्व समग्र का मतलब है. सर इस फिजिकल ऑर्डर में हमने गैसेस को हाँ रखे ना, मतलब बहुत ब्रीफ नहीं किया, फिर गैस में आया. अच्छा एटम और मॉलिक्यूल्स में कौन है? अब जो डिटेल्स हैं वो आप इसमें कर सकते हैं ना. तो अगर ब्रॉडली आप देखेंगे तो इतना दिखता है पूरे एग्जिस्टेंस. एक बार इतना दिखता है तो उसके डिटेल्स कुछ और जो कर सकते हैं हम लोग, जो अभी तक स्टडी किए हैं ना. सर जैसे जो एनिमल जो प्लांट्स के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे थे जानवर माने के टर्म्स में, तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि अगर कोई पेड़ है और अगर एक ह्यूमन है या एनिमल है, अगर हम पेड़ से सिर्फ स्नेह भरी दृष्टि से उसको देख रहे हैं, तो पेड़ क्योंकि उसको नहीं समझ रहा है, हमारी स्नेह भरी दृष्टि को नहीं समझ रहा है, इसलिए वो इस प्राण अवस्था में. और जो जानवर है वो अपनी आंखों से हमें देख पा रहे हैं, उसे समझ में आ रहा है कि हम उसको टच नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल इनपुट नहीं दे रहे हैं, पर जानवर तब भी समझ रहा है.
और ह्यूमन तब भी समझ रहे हैं, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि इनके ऊपर की इसके असर होगा। जानवर तो सेंसरी इनपुट लेता है। नहीं, नॉन सेंसरी इनपुट के terms में। ठीक है। अगर हम नॉन सेंसरी इनपुट को सेंसरी इनपुट में कन्वर्ट ना करें तो पेड़ों के ऊपर कभी कोई असर नहीं होगा। देखिए, एक तो मानने का पहचान ये है हाँ। कि जिन इकाई में मानना है उनका मानने के आधार पर पहचानना, निर्वाह करना बदल जाता है, हाँ, इसलिए उनका रिस्पॉन्स बदलता है। तो जैसे पेड़ का रिस्पॉन्स एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। पानी देंगे तो उससे पुष्ट होता है, नहीं हाँ। देंगे तो नहीं होता है। कुत्ते का है ना, जो मैंने उदाहरण दिया कि कुत्ते को लात मारेंगे, अगर आपके बारे में कुछ नहीं मान रखा है तो काटेगा, आपके बारे में कुछ मान लिया है तो पूछ हिलाएगा। ये अंतर कुत्ते में दिखाई पड़ता है, तो उसका पहचानना, निर्वाह करना बदल गया मानने के आधार पर। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ये है। इसी का एक बाई प्रोडक्ट ये है कि अगर मानना है तो आप सिंबल्स यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, संकेत यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई संकेत प्रयोग किया और उसके फॉलो अप में, है ना, कुत्ते को रोटी दी, कंडीशन रहते हैं। हाँ, तो वो अगली बार सिर्फ आवाज जब आप करेंगे, तो वो रोटी पानी उसके मुंह में पानी आ रहता है। ठीक है ना, तो वो उससे कंक्लूजन निकाल पाता है कि अभी कुछ होने वाला आगे, है ना, क्या होने वाला उसका। सर एक स्टडी हुई ये थी, जो संकेत का प्रयोग है ना, ये एक दूसरा इंडिकेशन है ना। पहला क्या है, पहचानना, निर्वाह करना बदल सकता है, रिस्पॉन्स बदल सकता है मानना के आधार पर। बदल सकता है इसीलिए क्योंकि मानना उसमें एक रोल प्ले कर रहा है ना, इसलिए चैतन्यता है। ये जो है ना नोइंग एज्यूमिंग वाला फैक्टर, वैसे एज्यूमिंग वाला फैक्टर है। दूसरा उसी का बाय प्रोडक्ट ये है कि एज्यूमिंग का फैक्टर अगर है तो यूज ऑफ सिंबल, यूज ऑफ लैंग्वेज, यूज ऑफ साइंस, ये प्रयोग हो सकता है। तो आप कोई आवाज निकालते हैं, उस आवाज से वो अर्थ निकाल लेता है जो फिजिकल नहीं है, फिजिकली डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है। इसीलिए आप उस कुत्ते को नाम से बुलाते हैं, वो आ जाता है। वो कोई अपना नाम ही पहचानता होगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो जो आवाज है उसके बाद साथ वो कुछ एसोसिएट कर पा रहा है ना। एक और डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में, है ना, प्राण अवस्था का है या जीवावस्था का है। वो डिफरेंस ये है कि अगर पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें 7 प्रकार की धातुएं होती है ना। वो रस से शुरू करके रस, मांस, मज्जा, अस्थि, स्नायु, रक्त और मेदस, इतना। इसमें रस से शुरू होता है, रस, मांस, मज्जा। मज्जा का मतलब वो जो बोन मैरो उसका एक भाग है। तो रस, मांस, मज्जा, फिर अस्थि, फिर स्नायु, फिर रक्त, फिर उसमें मेदस, ब्रेन। मेदस, ब्रेन, मेदस। स्नायु का मतलब ये जितना भी आपका ये जो ब्लड है ना, नर्वस सिस्टम। मेरे ख्याल से नाम तो नहीं है, सॉरी। बॉडी के पास स्नायु, रक्त और मेदस।
ठीक है, लेकिन इस पे डिटेल कभी जाते नहीं है ना। लेकिन ये पहला दो डिफरेंस जो मैंने बताया वो तो बहुत क्लियर है, आप उसको प्रयोगपूर्वक करके देख सकते हैं। तो फालतू जिनको आप बनाते हैं वो इन दोनों कारणों से बना पाते हैं। एक तो उसका पहचानना, निर्वाह करना, उसके मानना के आधार पर बदलता है। तो आप तब तक उसको ट्रेनिंग देते हैं जब तक उसका मानना बदल रहा है। एक बार उसका मानना बदल गया तो पहचानना, निर्वाह करना बदल गया, अब आपके हिसाब से कर रहा है, ठीक चल रहा है। ठीक है। दूसरा, आप कोई लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, सिंबल यूज कर सकते हैं, साइन यूज कर सकते हैं, है ना, संकेत प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुत्ते के साथ आप संकेत का प्रयोग कर सकते हैं। स्टडी किया था पावलव में, जिसका रेलेवेंस कंज्यूमर बिहेवियर में बहुत ज्यादा है। ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन अ डॉग। उसने एक मांस का टुकड़ा लेकर के उसकी महक सुनाई तो द डॉग स्टार्टेड सैलिवेटिंग, देन तो उसको मांस दे दिया। फिर अगली बार फिर ऐसा किया तो सेम सैलिवेटिंग। फिर उसने क्या किया कि धीरे धीरे बेल को इंट्रोड्यूस किया, घंटी बजाई, और जब घंटी बजाने से ही सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता था उसका, उसके बाद महक मांस आता था। सेम काइंड ऑफ इम्प्लीकेशन। देखिए, इसमें जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि पावलोव ने कुत्ते के बारे स्टडी किया या बंदर के बारे स्टडी किया। उससे अगर बंदर के बारे में निष्कर्ष निकाला होता पूछिए। और सर पावलोव की स्टडी के ऊपर जो बिहेवियर थेरेपी बनी है वो जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि जिसको जरा सी भी समझ हो उसके ऊपर थेरेपी कभी मतलब लगेगा नहीं, तो इसीलिए कहा जीव चेतना के लिए ठीक है ना। So जीव चेतना में भी स्टडी ऑन डॉग, रैट, why he didn't study on other animals, ox, horse? कौन मुद्दा नहीं है, मैमल्स की बात होती है। एक मिनट, ये मुद्दा नहीं है, डोमेस्टिक मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जानवरों के ऊपर कोई स्टडी करने पर जो निष्कर्ष निकलता है, जानवर के ऊपर कोई स्टडी करने पर जो निष्कर्ष निकलता है वो जानवरों के ऊपर लागू होता है। तो ऐसा कहना ठीक है कि नहीं? आदमी के लिए अगर निष्कर्ष निकालना है तो आदमी का अध्ययन करना पड़ेगा। कभी बार अच्छी महक से मुंह में पानी आ जाता है लोग। वही इसलिए अगर आदमी भी पशु जैसा ही जी रहा है उसके लिए निष्कर्ष काम करेगा ना। उसको पहले दिन से कह रहे हैं जीव चेतना मानव चेतना है ना। तो आप इसके बारे में बात कर रहे हैं वो तो तय हो जाए। विज्ञान वाली बात सर यहाँ कानपुर में दोहराई जा रही है। विज्ञान वाली बात कानपुर में दोहराई जा रही है। तो पशु के बारे कुछ स्टडी करके आपने जो निष्कर्ष निकाला वो पशु के लिए अप्लाई करता है या पशु जैसा जीते हुए आदमी के ऊपर अप्लाई करता है, ठीक है ना। अगर मानव को समझना है, मानव के बारे में अध्ययन करना है तो फिर मानव का ही अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग पहले दिन से मानव का अध्ययन करने से शुरू किया। हमको क्या सहज स्वीकार, एक मनुष्य के रूप में हमको अपने में क्या सहज स्वीकार होता है, जो हमको सहज स्वीकार होता है वही मानिए। इसमें जीकर हमको उभय तृप्ति मिलती है, उभय सुख और उभय समृद्धि मिलती है। इसमें हमको उभय सुख और उभय समृद्धि मिलती है, वही मानिए। अभी पूरा अध्ययन उसी के आधार पर किया। ये मानव का और मानव के जीने का अध्ययन है। किसके आधार पर? मानव के आधार पर, पशु के आधार पर नहीं, ठीक है ना। अभी तक जितना अध्ययन किया पिछले 6 दिनों में, इसमें पशु को बीच में नहीं लाएगा। पशु का अध्ययन करना है तो पशु को बीच में लाना। जब पशु का अध्ययन किया, पशु के बारे में लिखा, उसके बारे पशु को ही देखा। पेड़ पौधे का अध्ययन किया तो पेड़ पौधे को देखा, ठीक है। पदार्थ अवस्था का अध्ययन कर रहे थे तो पदार्थ अवस्था को देखते। आदमी का अध्ययन करने के लिए आदमी को ही देखते।
आदमी से ही पूछते हैं। आज भी मेडिकल साइंस में मेडिसिन को ट्राई करने के लिए कि whether they are acting correctly or not, they study on rabbit, rat, dog, this and that. And most of the time they are failed on humans. They give the beautiful result on these animals and not giving the results of human beings. देखिए ये ब्यूटीफुल रिजल्ट भी जो मानते हैं ना, वो तो मर गया, अब क्या होगा? आप तो कुछ क्लेम करने आता नहीं, आपको मशीन आज भी जो है वो क्लेम कर देता है, तो ब्यूटीफुल नहीं करता है। ये सब जो कर रहे हैं ना, बहुत गैर जिम्मेदारी का काम है। Recently, they made a successful vaccine for swine flu on rabbits, but when they injected in humans, no effect. It was not effective at all. वायरस म्यूटेट हो गए थे। नहीं भाई, ठीक है। humans are able to do इसमें मुख्य मुद्दा ये है कि आदमी को समझने के लिए तो आदमी का अध्ययन, ठीक है ना? अगर वो बीमारी वर्ग का इंजेक्शन दोनों के लिए भी काम कर रहा है, तो उससे निष्कर्ष इतना ही निकलेगा कि पशु का शरीर जैसा आदमी का शरीर है, इसलिए आदमी के लिए काम करता है। बॉडी लेवल, लेकिन वो मैं के लेवल पर नहीं काम करने वाला है। मैं में तो निरंतर पूर्वक जीने की आशा है ना? उसके लिए तो उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। आप शरीर को स्वस्थ कर भी लें, है ना, उससे आप सुखी हो जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। ये स्वस्थ शरीर वाले ज्यादा उल्टा पुल्टा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जिनका शरीर अस्वस्थ है, कम से कम लेग डैमेजिंग है। अगर समझ ना हो तो इसमें अगर समझदारी नहीं होगी और शरीर स्वस्थ होगा, वो ज्यादा परेशान करेगा कि नहीं? उदय में इसकी बताइए। खराब है। इनकी तबीयत आज कुछ खराब है। ठीक, तो एक तो ये पूरा अस्तित्व को देखेंगे तो इतना दिखाई देगा। इसमें कुछ चीजें जो यहाँ पर हम लोगों ने स्टडी की थी, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको पहचानने गए थे तो अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है पुष्टि, ग्रोथ, है ना? इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है विल टू लिव, और इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है निरंतर सुख पूर्वक जीने की आशा। ये टू है will to live with continuous happiness, निरंतर सुख से जीने की आशा। और ये कैसे इंश्योर होता है? कंटिन्यूस हैप्पीनेस कैसे सुनिश्चित होगा? समाधान से, है ना? समाधान कैसे सुनिश्चित होगा? ज्ञान।
तो राइट अंडरस्टैंडिंग। ये मैं इसलिए रिलाइट कर रहा हूँ, उसका जो बना है उससे, है ना। फिर एक बात और ध्यान से देखेंगे तो ये पता लगता है कि ये वाले पूरे को देखें अगर, तो इसका नेचर साइक्लिक, इसको देखेंगे इसका नेचर भी साइक्लिक, ये दोनों के बीच में भी देखेंगे तो साइक्लिक। इसका क्या मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे पानी को देखिए ना, पानी का अपना एक साइकिल है ना। गर्मी से भाप बनता है, ऊपर जाता है ना, ठंडा होता है, वर्षा होती है, पूरे धरती पर फैलता है, भाप में लौट के समुद्र तक पहुंचता है, फिर भाप बनता है। एक साइकिल है। दूसरा पेड़ पौधे को अगर देखें, है ना, पशु शरीर को देखें, मानव शरीर को देखें, ये भी साइक्लिक है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, है ना, फिर बीज से वृक्ष, ये साइकिल है। फिर ये दोनों के बीच में भी साइकिल है, सॉइल से प्लांट, प्लांट से सॉइल। तो ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है। इसलिए जब भी हम फिजिकल फैसिलिटी के साथ डील कर रहे हैं, मटेरियल ऑर्डर के साथ डील कर रहे हैं, है ना, तो रिसाइक्लेबिलिटी को समझना जरूरी है ना, और रिसाइक्लेबिलिटी को इंश्योर करना जरूरी है। इसी को कहा आवर्तनशील प्रोसेस। आवर्तनशीलता को, रिसाइक्लेबिलिटी को, है ना, समझना जरूरी है, उसको इंश्योर करना जरूरी है। ये बात क्लियर है। दूसरा, पदार्थ अवस्था को देखें तो उसका बेसिक धारणा है अस्तित्व होना। तो हमको इसके साथ जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं पदार्थ अवस्था के साथ, तो हमको ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि जब मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं तो उसका होना बना रहे, ठीक, और होना बने रहते हुए जो उसका उपयोग हो सकता है वो उपयोग किया जाए, ठीक है ना। तो जो बात कर रहा था मैं, घर बनाना, ठीक है, तो घर बनाना है मतलब ऐसी चीज चाहते हैं हम जो बने रहे, है ना, बढ़े नहीं। तो हम पदार्थ अवस्था का घर बनाएंगे। घर बनाते समय उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करेंगे जिनका बना रहना आगे सुनिश्चित हो सकता है ना। जैसे मिट्टी है, मिट्टी का घर बनाते हैं, उससे मिट्टी का बना रहना तो रहता ही। ये अगर हम बना रहे हैं या लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, तो लकड़ी यहाँ तो बनी नहीं रहेगी अपने आप में, उसके लिए फिर ये वाला साइकिल को देखना पड़ेगा ना, कि पेड़ उगाएंगे, पेड़ को काट के लकड़ी बनाएंगे, लकड़ी को यहाँ प्रयोग करेंगे, तो वो बना रहे जिन चीजों के बारे आप चाहते हैं, उसके लिए पदार्थ अवस्था का प्रयोग करेंगे। जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करेंगे कि वो बना रहे, उसके एग्जिस्टेंस को इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी है। उसके एग्जिस्टेंस का ही आप उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक धारणा क्या है? ग्रोथ, पुष्टि। तो जब भी हमको कोई ग्रोथ के लिए चाहिए कुछ, या ग्रोथ के साथ चाहिए, तो हम प्राण अवस्था का प्रयोग करेंगे। तो जैसे बात हो रही थी भोजन का, तो भोजन हमको हर दिन चाहिए, ठीक है ना, और शरीर के ग्रोथ के लिए चाहिए, तो उसके लिए प्राण अवस्था का प्रयोग करेंगे। तो सब्जी, है ना, ये सब तो पदार्थ प्राण अवस्था की इकाइयां हैं, है ना, और उसमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो ही रहा है, वो आपके लिए सदुपयोग में आ सकता है। लेकिन ऐसा जब आप कर रहे हैं तो उस पेड़ के ग्रोथ को सुनिश्चित करना भी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जब आपको ग्रोथ के लिए प्रयोग करना है, रिकरेंटली प्रयोग करना है, तो इसका प्रयोग करेंगे। ऐसा करते समय जिसका प्रयोग कर रहे हैं उसके ग्रोथ को सुनिश्चित करेंगे। ये म्यूचुअल फुलफिलमेंट का मतलब है ना। तो अगर हम
अमरूद खा रहे हैं तो अमरूद का पेड़ लगाना जिम्मेदारी है। हम लगाए, हमारे पिताजी लगाए, लेकिन कोई हमारा मित्र लगाए, वो लगाएंगे है ना, उसका संरक्षण करेंगे तो फिर आगे उससे सदुपयोग का अवसर बनता है। पशु के साथ जब काम कर रहे हैं तो विल टू लिव को पूरा करना जरूरी है, ठीक है। मनुष्य के साथ काम कर रहे हैं तब तो समाधान ज्ञान के आधार पर समाधान को सुनिश्चित करना जरूरी है, उसके आधार पर निरंतर सुखपूर्वक जीने को सुनिश्चित करना जरूरी है, ठीक। ऐसा करने के क्रम में जीने की आशा पूरा करना भी जरूरी है, शरीर का ग्रोथ को भी सुनिश्चित करना है, शरीर के एग्जिस्टेंस को भी सुनिश्चित करना है कि नहीं। तो मौलिकता क्या है, इसके पहले का तीनों चीज तो यहाँ तक है। मनुष्य की मौलिकता यह है, ज्ञान पूर्वक समाधान से निरंतर सुख को सुनिश्चित करना, ठीक है ना। तो ज्ञान, राइट अंडरस्टैंडिंग, उसके साथ राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, उसके साथ फिजिकल फैसिलिटी, ऐसा तीनों को सुनिश्चित करना। ये हमको समझ में आता है तब तो मानव को क्या है उसको समझा है हमने। मानव की जो मूलभूत आवश्यकता निरंतर सुखी होने की, उसको समझा है, उसके लिए जो समाधान और ज्ञान की आवश्यकता है उसको पूरा किया है ना। इस आधार पर हम ज्ञान अवस्था में जी रहे हैं ना, इस आधार पर हम मानवीय चेतना में जी रहे हैं। मनुष्य के साथ यही करने का काम है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य के साथ भी इतने को कर रहे हैं, जीने की आशा को पूरा करने में लगे हैं, इसीलिए कहा जीव चेतना में जी। जैसे एनिमल की वेल्थ टू लिव को थ्रेटन करते हैं, whether by consuming animals or any other way, using their body parts or different things. So that's where we are harming the system. देखिए अभी जो मानते हैं ना, एक ये भी मान्यता है कि देयर इज नॉट एनफ, ठीक है ना। अभी तो उल्टा ही है, आप 1 किलो पिग का मांस खाने के लिए अमेरिका के लोग उसको 13 किलो गेहूं खिला रहे हैं। अब आप कहते हैं कि हम मांस इसलिए खा रहे हैं क्योंकि जो है अनाज पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। आप तो 13 गुना इनएफिशिएंट ढंग से खा रहे हैं। इसीलिए देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वे करना कि पूरे अर्थ में कितना लैंड अवेलेबल है, पूरे अर्थ में जो लैंड अवेलेबल है उससे कितना प्रोडक्शन हो सकता है, कितना हो रहा है, फिर लोग कितने हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, ये जो टोटल प्रोडक्शन है उनके रिक्वायरमेंट से अधिक है या नहीं, उससे अधिक हो सकता है कि नहीं। जो भारत के लिए कैलकुलेशन किया था हमने बता दिया आपको, है ना, कि भारत के 113 करोड़ लोगों के लिए जितना जरूरत है उससे 2.5 गुना पैदा हो रहा है। पूरे विश्व का भी लेंगे तो ऐसा ही है। हम लोगों ने काफी एक्सटेंसिव कैलकुलेशन करके देखा, कम से कम आम भारत की जो जमीन है उसमें अगर 2 एकड़ जमीन पर है ना ठीक से उत्पादन किया जाए तो 10 लोगों के आवश्यकता का सभी चीज पैदा हो सकता है, अनाज, तेल, बीज, दूध, दही, है ना। और 10 लोगों के लिए अभी भारत में एवरेज 0.39 एकड़ पर पर्सन लैंड अवेलेबल है, कल्टिवेबल लैंड, मतलब 4 एकड़ करीब लैंड उपलब्ध है हर 10 लोगों के लिए, और 2 एकड़ में हो सकता है। इसका मतलब अभी भी भारत में है ना दुगना धरती तो उपलब्ध ही है। तो ये जो कहते हैं ना क्या समस्या है, तो कहते हैं जनसंख्या समस्या है। जनसंख्या समस्या नहीं है, ना समझ लोगों की जो जनसंख्या है समझदार लोगों की जनसंख्या होगी तो अभी भी और इतने ही लोग रह सकते हैं आराम से। और ये भी जो 2 एकड़ मैं बता रहा हूँ है ना, ये काफी कंजर्वेटिव एस्टिमेट बता रहा हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर 1 एकड़ जमीन में 20 से 25 क्विंटल गेहूं होता है, 20 से 25 एकड़। अच्छा खाने वाले भी है ना साल भर में एवरेज 1 क्विंटल से अधिक नहीं खाते, 10 क्विंटल ही खाएंगे। और ये तो एक सीजन है गेहूं का, उसी में चावल भी लगेगा, चावल भी जो है 15 क्विंटल होगा,
तो वो तो मैं कंजर्वेटिव साइड पे कह रहा हूँ। और इतना उत्पादन 4 लोग 4 घंटे अगर श्रम करें तो उतना उत्पादन कर सकते। तो श्रम भी बहुत नहीं, बाकी 6 लोग तो फ्री है समझने समझाने के लिए समझने समझाने के लिए, संबंध का निर्वाह करने के लिए, क्योंकि 1 और 2 को तो करना ही है, उसके साथ 3 को करना है, तो उसके लिए भी प्रयास समय है। तो ये पूरा अस्तित्व का चित्र है ना? और उसमें हमारी भागीदारी क्या है उसका स्पष्टता है। इतने को जांच परख करके देखे।